बेहद स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा का जनवरी 26 का वीज़ा हासिल करना सचमुच एक बड़ी चुनौती बना है और हमारे स्टूडेंट्स इस चुनौती को किस तरह से निपटेंगे, इससे पार पाएंगे, आज ये सबसे बड़ा इशू है। फंड्स की बात हो, सिलेक्शन ऑफ कोर्स की बात हो, या जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, जो आपको जीआईसी डिपॉजिट करना है, उसे कैसे एक्यूरेट बनाया जाए। भले ही आपकी फ़ाइल एआई से एक्सेस हो, एआई उसको फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में लेकर जाए या उसको मैनुअली ट्रीट किया जाए, तो आपको वीज़ा मिलेगा कैसे। इन तमाम पॉइंट्स पर अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। कंवर साहब, आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा A to Z आप एक्सप्लेन करें हर पॉइंट को। कनाडा के अंदर वीजा लेना एक चैलेंज हो चुका है और इसी चैलेंज के बीच में आपको जनवरी 2026 के लिए अब और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि पिछले दिनों सेनेट के अंदर आईआरसीसी को कॉल किया गया। सो आईआरसीसी ने वहां पर जो एमपीस की द्वारा सवाल पूछे गए उनके कई तरह के आंसर्स दिए और उन आंसर्स को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको समझ लगेगी कि भाई किस तरह के सवाल वो पूछे गए और किस तरह से हमारी रेपुटेशन वहां पे है। खासकर एक सवाल को मैं हाईलाइट करूंगा, बहुत सारे वहां पर सवाल थे कि सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स किस कंट्री से आते हैं। सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन में जब केसेस लगते हैं, एक सेनेट ने पूछा, तो वो कहां से आते हैं, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट लगाती है? तो आंसर था इंडिया। जी हाँ, अगर एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यहाँ से लग रही है तो डेफिनेटली फेक डॉक्यूमेंट्स भी यहीं से लगेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी छोड़ के लापता हो जाते हैं, कोई वीज़ा नहीं लेते, इलीगल हो जाते हैं एक तरह से, वो भी बातें यहाँ पर हुई हैं। कितने लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ के जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं, ऐसे कई सवाल जो डेफिनेटली इमिग्रेशन के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। इस तरह से प्रेशर के अंदर है आईआरसीसी, और आईआरसीसी जब ऐसे प्रेशर्स के अंदर है तो डेफिनेटली वो एक एक केस को सूंघ सूंघ कर ही काम करेंगे। मैं बता दूं कि अब आने वाले समय के अंदर आपके बहुत सारे बच्चों को ना कि वहम है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं बहुत सारे बच्चों के साथ, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे लाइव सेशन में मैं उसका QR कोड भी देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को ना ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे 7 बैंड हैं, 7.5 बैंड हैं। मैं 6 वाले की भी बात नहीं करता, मैं 7 वाले की बात कर रहा हूँ। उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है 70-80%, 90% +2 है या ग्रेजुएशन है तो भाई मेरे को वीज़ा लेने से कौन रोक सकता है। और वो ग्रुप में पूछता है सर कौन से डिप्लोमा में अप्लाई कर सकता हूँ। आप आज भी शायद समझ नहीं पाए हो कनाडा की सिचुएशन, जो आप ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो। कनाडा इस समय डिप्लोमा के अंदर 95% रिजेक्शन दे रहा है और जो 30-40% आपको वीजा दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर दिख रहे हैं, और वो भी अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के दिख रहे हैं। और खासकर सिर्फ उन्हीं प्रोफाइल्स को पॉजिटिव वीजा मिल रहा है जिनका एकेडमिक स्ट्रांग है, जिनका प्रपोज्ड एजुकेशन स्ट्रांग है, और थर्डली जिनके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है। ये तीनों चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा। किसी एक पे किया हुआ छोटा सा कॉम्प्रोमाइज भी आपको रिजेक्शन दिलाएगा। बहुत सारे बच्चे फेक फंड्स लगा रहे हैं, एफडीज एजेंट बना के लगा देता है, उस पे वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वीजा नहीं मिल रहा भाई, रिजेक्शन आ रही है। आपको अपने फंड्स पुराने करने होंगे, तो बेहतर है जो लोग जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके बैंक में, पेरेंट्स के बैंक्स में जो पैसा है उसे ना छेड़ें, उसको फंड शो के लिए छोड़ दें, उसमें से 15 लाख 12 लाख, और उसके अलावा जो पैसे हैं उनको यूज करें। कई लोग बेवकूफ़ी कर लेते हैं कि जो बैंक में पड़े पैसे हैं उनको फीस पे करने के लिए यूज कर देते हैं, जीआईसी के लिए यूज कर देते हैं, और बाद में फंड शो करने के लिए कहते हैं जी हमारे पास पुराने फंड तो है नहीं। तो भाई समझदार कंसल्टेंट चुनो, कम से कम जो बैंक में पड़े हैं उनको बैंक में रखो, फीस कहीं से भी दो, जीआईसी कहीं से भी अरेंज करके दो, उसका इम्पैक्ट आपके फंड शो के ऊपर नहीं आएगा। और अपनी फैमिली इनकम 12 से 15 लाख से नीचे ना रखें, उससे नीचे भी रिफ्यूजल ही आ रहे हैं। जो लोग एक आईटीआर लगा रहे हैं 6 लाख की, कोई 7 लाख की, कोई 9 लाख की, सिंगल पेरेंट्स हैं कईयों के अनफॉर्चुनेटली, तो वो बच्चे ऐसी आईटीआर्स खासकर लगा देते हैं। तो भाई इससे नहीं होगा।
अगर आप सिंगल पेरेंट भी हैं, आपने जहां पर 8 की ITR बनाई है, आपको 12 की बनानी पड़ेगी, चाहे टैक्स लगे चाहे कुछ भी है। अगर वीज़ा लेना है तो ये काम करना होगा। फंड्स अगर 4-5 महीने पुराने चाहिए तो 4-5 महीने पुराने करने होंगे, उसके अलावा आपका सोल्यूशन नहीं है। तो कनाडा के अंदर अगर आप ये 3 चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने प्रेजेंट प्रोफाइल के ऊपर नंबर 1, नंबर 2 अपनी प्रपोज्ड एजुकेशन जो आप ले रहे हो, अगर वो अच्छे लेवल की नहीं ले रहे हो, डिग्री लेवल नहीं ले रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फाइनेंशियल्स। अगर वो आपके स्ट्रांग नहीं है, वो चाहे इनकम है और चाहे शो फंड्स हैं, दोनों स्ट्रांग होने जरूरी है। इसके नीचे IRCC आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना वो कॉम्प्रोमाइज करे आपसे जनवरी 2026 में, ना करेगा वो मई 2026 में, ना करेगा वो सितंबर 2026 में, और यही सिनेरियो 27 में भी रहेगा। उसके बाद शायद कोई पिक्चर में चेंज आए, लेकिन 2 साल कम से कम कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो अपनी आंखें बंद करके फाइल लगाना, ऐसे कंसल्टेंट से फाइल लगाना जो कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी फाइल लगाने को रेडी हो जाए और आपको वही समझदार लगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं होगा, वीज़ा इस तरह से नहीं आएगा। अपने केसेस के ऊपर मेहनत करना शुरू करें। गैप मसला नहीं है, अगर थोड़ा बहुत 2-4 महीने का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अपने केस को सही करना होगा। बहुत सारे केसेस के अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि दूसरी बार पाल लेटर नहीं मिल रहा बच्चों को, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे स्टूपिड रीजन से रिफ्यूज हो रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज दूसरी बार आपको पाल लेटर भी नहीं दे रहा कि ये हमारी दूसरी सीट भी वेस्ट करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंखें खोलकर अपने केस के ऊपर काम करें, ना कि आंखें बंद करके। बेहद शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और हमारे एक्सपर्ट ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। अब स्क्रीन पे नंबर है, अब स्टूडेंट्स इस नंबर पे टेलीफोन कर सकते हैं, आप पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़ोन पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से जानकारी ले सकते हैं, नियर बाय ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर करें, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें, क्योंकि आपसे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।